नमस्कार, इंडियन प्रेस हाउस में आपका स्वागत है। मैं हूं नवल कांत सिन्हा। इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या एक होती जा रही है वो घुटनों की समस्या है, कूल्हे की समस्या है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे केसेस में रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है और बहुत सारे जगह ज़रूरत नहीं होती है। हमारे साथ एक एक्सपर्ट डॉक्टर है, देश के जाने माने चेहरे हैं और उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं जो इस फील्ड में ख़ासतौर से नी रिप्लेसमेंट में कई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को वो बिना रिप्लेसमेंट के, बिना सर्जरी के भी ठीक कर रहे हैं। तो प्रियांक गुप्ता हमारे साथ हैं और मुझको तो लग रहा था कोई जितना इनका अनुभव है कोई बुजुर्ग से डॉक्टर होंगे, लेकिन अभी काफ़ी युवा हैं। प्रियांक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो आप एक कुछ शेयर अर्ज कर रहे थे, जो है मुझको लगा कि लखनऊ हैं तो आपसे शायरी से आपकी शुरू हो। बराबर है। मैं कई सारे अपने पेशेंट्स को ये चीज़ बोलता हूँ कि उम्र जो है वो खाली ऐसा नहीं है कि हमें उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, वो खाली एक नंबर है। उसी पे दो लाइनें हैं कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहाँ है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहाँ है, जो रुक गए वो बूढ़े, जो चलते रहे वो जवां हैं। बहुत शानदार। और आपसे बात शुरू करें तो बात तो हमको रिप्लेसमेंट करनी है, नहीं रिप्लेसमेंट पे ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका परिचय भी जानना चाहते हैं। कहाँ से आपने पढ़ाई शुरू की और आप अहमदाबाद में रहते हैं, लेकिन यूपी का क्या कनेक्शन है? सिन्हा जी, यूपी का ससुरा कनेक्शन है। यूपी मेरी जन्मभूमि है और यहाँ से ही मैंने अपना सारा अध्ययन और सारी चीज़ें करी हैं। तो मैं बेसिकली चित्रकूट धाम में राजापुर, जहाँ तुलसीदास जी पैदा हुए थे, वहाँ मेरा जन्म स्थान है। उसके बाद मैंने अपना स्कूलिंग कानपुर से किया। MBBS मैंने आगरा मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद में मैंने झांसी मेडिकल कॉलेज से अपना MS किया। दिल्ली से मैंने SRship करी और आगे जॉइंट्स की फेलोशिप के लिए मैंने अहमदाबाद के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स में काम किया। डॉक्टर प्रियंक, आपका जो सफ़र है पढ़ाई के बाद, वो जिस फील्ड की तरफ आपका एक्सपर्टाइज हुआ, वहाँ तक पहुँचने में आप किस किस दौर से गुजरे हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो मैंने हमेशा महसूस करी कि चित्रकूट बहुत छोटी जगह है। वहाँ से मैं इलाज के लिए 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, या तो इलाहाबाद या कानपुर या लखनऊ। वो कई बार बहुत मुश्किल होता था। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा ये रहा कि और डॉक्टर बनने के पीछे भी यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जो डॉक्टरों की अनुपलब्धता थी हमारे क्षेत्र में और लोगों को जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा रही कि अपना जो सब्जेक्ट है उसमें और रिफाइनमेंट करना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ लेके आनी चाहिए जिससे लोगों का जीवन आसान बन सके और उनके लिए ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्सेसिबल बन डॉक्टर साहब, सके। आपको इसीलिए बुलाया हमने कि ये जो चर्चा है, एक बड़ी समस्या होती जा रही है। घुटनों की समस्या बहुत हो रही है, कूल्हे की समस्या हो रही है, खासतौर से महिलाओं को भी इस तरह की बहुत सारी समस्या हो रही है। तो ये समस्या बढ़ क्यों रही है, इसकी वजह क्या, और इसको बचें कैसे, आपके पास ना आना पड़े, इसके लिए क्या करें? सिन्हा साहब, ना आना पड़े ये सवाल गलत है। हमारे पास आना चाहिए, लेकिन उस समय नहीं जब तकलीफ हुई, उस समय जब तकलीफ नहीं है। अगर आप उस समय आओगे तो शायद हम तकलीफ रोक पाए। तो मैं इस प्रश्न को दो भाग में बांटना चाहूंगा कि ये समस्या आती क्यों है। तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि इस समस्या के कई सारे कारक हैं कि जैसे कि अगर हम समझें तो आपका जो खान पान है, उसकी वजह से जो आपका वजन है, जो आपका शारीरिक श्रम का अभाव है, और कहीं ना कहीं आपका जेंडर यानी महिला या पुरुष, उनके साथ भी ये बीमारी भेदभाव करती है। ऐसे कहें तो ये बीमारी ही नहीं है, ये उम्र का एक पड़ाव है। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से ध्यान नहीं रख रहे हो, यानी कि अगर आप लगातार कसरत नहीं कर रहे हो या विटामिन डी और कैल्शियम समुचित नहीं ले रहे हो और आपकी लाइफस्टाइल इरेगुलर है, तो आपको आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं यदि आप एक महिला हैं तो आपके फिजियोलॉजिकल कारण बहुत हैं, जैसे कि माहवारी होना, दूसरा प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ना, तीसरा मीनोपॉज के समय पे हड्डियों का खोखलापन। ये तीनों चीजें एक साथ मिलकर के महिलाओं पे तिहरी मार करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो आने वाले लोग हैं उनमें 70% महिलाएं हैं। और इससे बचने का तरीका, हाँ जी, उससे बचने का तरीका यही बताइए। कारण जो है, यही निवारण है कि अगर आप अपना शारीरिक श्रम बना के रखते हो, यानी कि नियमित कसरत व्यायाम करते हैं। कसरत कोई भी हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, वॉकिंग हो सकती है। अगर आप हफ्ते में 2 बार 30 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप आर्थराइटिस को 50% से ज्यादा कम कर सकते हैं। आप तो यूपी में रहे हुए हैं, यहाँ का तो एक चलन मैंने देखा है कि जो महिलाएं होती हैं वो कहते हैं दिन भर घर में काम कर रहे हैं तो ये हमारी तो एक्सरसाइज हो ही गई। हाँ, अब यही भ्रांति है कि वो काम जो है आपके लिए वो काम नहीं, वही आपके लिए तकलीफ का कारक है।
ये उसी तरीके से है कि जैसे मैं किसी से पूछता हूँ कि आप वॉक करने जाते हो, बोलते हैं हाँ। कितने लोग जाते हो? कहा 5 लोग। तो कहा 5 लोग अगर जाते हो तो आप मन हल्का करने के लिए वॉक कर रहे हो, तन हल्का करने के लिए नहीं। वैसे ही यहां पर है कि आप जिस काम को आप एक्सरसाइज समझ रहे हो वो एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी बार बार कर रहे हो जो आपके जॉइंट्स पे लोड डालता है। अगर हम वहीं पे कुछ बदलाव करें कि जैसे कि महिलाएं जो भी खाना बना रही हैं लगातार खड़ी हैं, तो तब तक खड़ी रहें जब तक कि गैस की फ्लेम ऑन है। प्रोसेसिंग का काम वो बैठ के कर सकते हैं। अगर आप आधे 1 घंटे लगातार खड़े हो तो उठो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो, तो आप उन्हीं सारी चीजों के जो आपके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव आ रहे हैं उनको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो आपकी बात से तो मुझको ऐसा लग रहा है कि जो हमारे यहाँ अब तो एक स्लैब होता है, उस पर स्टोव रखा रहता है, उस पर खाना बनता है। तो पहले का जो चलन था जो नीचे रख के खाना बनता था, तो क्या वो बेहतर था? नहीं, हर चीज के अपने कुछ फायदे और नुकसान हैं। जैसे जब आप नीचे बैठ के काम करते हो तो नीचे बैठने की तकलीफ नहीं है, जब आप वहां से उठते हो तो आपके जोड़ों पर 10 गुना ज्यादा वजन आता है। जब आप खड़े हो तो आप वहां से डायरेक्ट चल सकते हो, लेकिन उसका दूसरा प्रतिकूल प्रभाव यह है कि लगातार वजन आपके ऊपर बना हुआ है। फायदा यह है कि आपको उठने पे जो सडन लोड आता था वो कम होता है। दोनों ही चीजों में अगर हम बेसिक चीजों का ध्यान रखें कि अगर समय ज्यादा हो रहा है तो हम थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, या बहुत देर अगर हम खड़े हैं तो थोड़ी देर ब्रेक लें, तो मुझे लगता है कि उसके जो प्रतिकूल प्रभाव हैं वो कम होंगे। अच्छा, 45 की उम्र के बाद खासतौर से महिलाओं में, पुरुषों में भी वेट बढ़ने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और उसमें ये भी कहा जाता है कि कई बार जो है रनिंग करने से या एक्सरसाइज करने से या वॉकिंग करने से घुटनों में समस्या पैदा हो जाती है। ऐसा मिथ है कि सही है? थोड़ा सा इस पर आप बताइए। ये ऐसा है कि हम जब बहाने ढूंढते हैं तो बहुत मिलेंगे, लेकिन यदि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो आमतौर पे ये तकलीफें कम आती हैं। ये तकलीफें उनको आती हैं कि जिन्होंने सडन ऐसा प्लान किया कि आज हम 40 के हुए, अब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। वो भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें ग्रेजुअल एक्सरसाइजेस किसी एक्सपर्ट के सलाह के अनुसार और उनके दिशा निर्देशानुसार कर रहे हो तो आपको तकलीफें नहीं आती हैं। जैसे कि यदि आप वॉकिंग या रनिंग कर रहे हो तो आपके स्पोर्ट्स शूज वो प्रॉपर पहन के करना चाहिए, आपको नी कैप्स पहनने चाहिए। तो यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स गियर प्रॉपर पहन के और प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन के साथ एक्सरसाइज कर रहे हो तो कंपैरेटिवली एक्सरसाइज के साथ होने वाली इंजरीज कम हो जाती हैं और आपके जोड़ और आपके जो हड्डियां हैं उनका स्वास्थ्य आप ज्यादा बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हो। अच्छा, ये भी आजकल चलन जिम का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, और आप देखे होंगे कि अधिकतर जिम है जहाँ पे बहुत एक्सपर्ट होते नहीं हैं, और कई जगह तो आदमी खुद अपने मन से एक्सरसाइज करता है। तो ट्रेडमिल चलने या स्पीड कम ज़्यादा करने से उसमें भी बहुत सारी शिकायतें, मैंने मतलब खुद भी अनुभव किए, कई लोगों ने शिकायत की हैं। तो इसमें किस तरह से करना चाहिए? मैकेनिकल वॉकिंग हमारे जोड़ों के लिए उतनी बेहतर नहीं है। ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम नेचुरल वॉकिंग कर सकें, जो आपका प्रॉपर मड कोर्ट है वहाँ पर, कि अगर आपका प्रॉपर जो जॉगिंग ट्रैक है अगर आप वहाँ करते हो तो वो अच्छा है। सड़क पे जो लोग जॉगिंग या रनिंग कर रहे हैं तो सड़क टायर्स के लिए बनी हुई है, वो हार्ड है, तो हमें या तो उसके हिसाब से जो अपने शूज़ है वो उस मटेरियल के करने पड़े। और ट्रेडमिल के लिए क्या है कि आपके लिए प्रॉपर उसका जो कंसल्टेंट जो कोच है उनके अंडर में ही करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंजरीज हैं वो मैकेनाइज वॉकिंग के साथ आती हैं और उनका रिएक्शन फोर्स हाई होता है, और उनमें भी जो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस ट्रेडमिल्स आती हैं वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो अगर आप एक कंसल्टेंट के साथ उचित सलाह लेकर के सही ट्रेडमिल के साथ रेगुलर और उसके प्रॉपर प्रोग्राम के साथ एक्सरसाइज करते हो तो आप अपने इंजरीज के चांसेस कम कर सकते तो हो। व्यूअर्स देखिए, समझिए इस बात को कि जो डॉक्टर साहब समझाना चाह रहे हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही ढंग से ज़रूरी है। और आपका सही ढंग क्या हो सकता है? एक तो नेचुरल तरीका है कि हम जिस तरह से ईश्वर ने हमको पैदा किया, जिस लिए हमारे पाँव बनाने, उस तरह से काम करना चाहिए। लेकिन आप ट्रेडमिल पे करते हैं जो शिकायतें आती हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मान लीजिए आपने 10 की स्पीड लगा दी, 15 की स्पीड लगा दी, और आपके पैर हैं वो 14 की स्पीड पे चल रहे हैं, तो उस पर जो जर्क लगता है वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो जब भी जिम जाएं तो ज़रूर किसी एक्सपर्ट की सलाह पे काम करें। और अगर एक लंबी एज के बाद 40 के बाद आपने अचानक एक्सरसाइज हुआ कि हम फिट रहेंगे, अच्छी चीज़ें होना भी चाहिए, लेकिन वो किस तरह शुरू करना है, ग्रेजुअली कैसे उसको करना है, किसी ना किसी एक्सपर्ट, कुछ नहीं तो एक डॉक्टर को फ़ोन कर लीजिए, वो आपको गाइड कर देगा कैसे किया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, इतनी कोशिशों के बावजूद भी समस्याएं तो होती हैं।
पहले तो आप कुछ कहना चाह रहे थे। इसमें सिन्हा जी एक ही बात कहूंगा, जो आपने बात बोली, आपने सारी चीज समराइज करी, बस मैं 2 ही पॉइंट आपकी बात फिर से दोहरा दूंगा। एक चीज है वो है रेगुलरिटी, और दूसरी चीज है कि हर चीज का ग्रेजुअल इंक्रीमेंट। सडन या कोई शॉर्टकट किसी भी फिटनेस का नहीं है। तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन की तरह कि हमने आज लिया और कल से गोल चालू किया और एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये केवल रील्स में होता है, रियल नहीं। तो अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं और प्रॉपर ग्रेजुअल इंक्रीमेंट लेते हैं, और वो भी प्रॉपर सेफ्टी गियर और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, तो इंजरी आप नेग्लिजिबल कर सकते हैं। एक जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात छूट रही थी, डॉक्टर साहब ने उसको पिक किया है, ये जो हम लोग सोशल मीडिया पे और रील्स देख देख के और 6 पैक ऐप देख के जो एक्सरसाइज करने अचानक उतरते हैं, ये भी बहुत बड़ी समस्या की जड़ है। तो रील्स पे ज़्यादा विश्वास ना कीजिए, विश्वास कीजिए वो डॉक्टर्स जिनको आप दिखाते हैं, वो ट्रेनर जो आपको जिम सिखाते हैं, वो योगाचार्य जो आपको योगा सिखाते हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए और उसके बाद अपनी चीज़ों को धीमे धीमे आगे बढ़ाइए। लेकिन डॉक्टर साहब, इन सब के बावजूद का अगर कर भी रहा है, तब भी बीमारी तो हो ही जाती है, किसी को भी कभी भी हो सकती है। तो ये जो आप इलाज जो आपका है, खासतौर से नी का, इसके बारे में उनको बताइए जरा। अभी नी के लिए क्या है कि अगर आपकी शुरुआती तकलीफें हैं तो हम एक्सरसाइजेज और मेडिसिन के साथ प्रिवेंशन कर सकते हैं। पर एक स्थिति से अगर वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, विकृतियाँ आने लग गई हैं, पैरों में टेढ़ापन आ गया है, और तब भी अगर हम खींच रहे हैं, तो उसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव हैं। कि एक तो आपकी चाल खराब होने लग जाती है, आपके गिरने का चांस बढ़ जाता है, आपके स्पाइन पे, शोल्डर पे आपके ज़्यादा जोर आने लग जाता है, क्योंकि भी आप हर जगह टेक लेके उठते हो। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग पेन किलर्स लेने लग जाते हैं रेगुलर, जिसकी वजह से किडनी का नुकसान होता है। किडनी मार्केट में कहीं नहीं मिलती है। तो अभी ऐसे लोगों का जो उन परिस्थितियों पे पहुंच गए हैं जहां उनके लिए लाइफ डिफिकल्ट होती जा रही है, तो इसका केवल फिजिकल इंपैक्ट नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आपकी मोबिलिटी कम होती है तो उसका इंपैक्ट आपकी सोशल और मेंटल लाइफ पे भी पड़ता है। और मैंने इसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको मैं राइडर ऑन द बाइसाइकिल कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, कि जैसे साइकिल में 3 पहिए हैं, जो बीच का पहिया है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, उसके आगे का जो पहिया है वो आपकी सोशल एक्टिविटी है, और जब ये दोनों पहिए चलते हैं तब पीछे का पहिया चलता है जो आपकी मेंटल एक्टिविटी है। और हेल्थ इन तीनों से बनती है। और इस फिजिकल एक्टिविटी को, यानी कि बीच के पहिए को चलाता है उस पर बैठा हुआ आदमी अपने जोड़ों से। अगर आपके जॉइंट्स हेल्दी हैं तभी आपका ओवरऑल हेल्थ आप अचीव कर सकते हो। और जब ये विकृतियां इतनी ज्यादा आ गई कि आपकी ये हेल्थ इंपैक्ट होने लगी, तो आपकी पूरी लाइफ इंपैक्ट होती है। और तब जरूरत आती है सर्जिकल ऑप्शंस की, जिनमें कि जॉइंट रिप्लेसमेंट्स आते हैं। यदि शुरुआती तकलीफ है तो कई बार हम दूरबीन के माध्यम से बीच की जो गद्दी है उसको रिपेयर कर सकते हैं। यदि तकलीफ और बढ़ गई है और खाली घुटने का एक छोटा भाग घिसा हुआ है तो हम उसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और यदि तकलीफ और ज़्यादा है तो हम टोटल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और इन तीनों के साथ आप वापस लाइफ जैसे एक्टिव पहले आज जीते थे, वैसी सारी चीज़ें आज आप कर सकते हो। आपकी एक टेक्निक का जिक्र होता है, ट्रिपल आर टेक्निक। जी, उसको थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे जो दर्शक है समझ सकें। एक्चुअली क्या है, जो हमारी ट्रिपल आर टेक्निक है जिसको कि हम बोलते हैं बायो अलाइन ट्रिपल आर, उसका पर्पस है कि जो लोगों को पहले सर्जरी के साथ में एक मैकेनिकल फीलिंग आती थी, क्योंकि बहुत समय तक हम ये मानते रहे कि सारे लोगों के लिए एक ही तरह का अलाइनमेंट ठीक है। बहुत सारे लोग उनके पैर अंदर की ओर टेढ़े होते हैं, बहुत सारे लोग बाहर की ओर टेढ़े होते हैं, लेकिन वहीं हम जब उन्हें करेक्ट करते हैं तो हम सारे टेढ़े पैरों को सीधा करते हैं। हो सकता है किसी के लिए वो टेढ़े पैर ही नॉर्मल थे। तो कई बार ऐसे लोगों को डिससेटिस्फैक्शन आता था। उसी के लिए अभी जो अलाइनमेंट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स में चेंज हुआ और हम अभी काइनेमेटिक अलाइनमेंट्स करते हैं। तो अभी जो ये हमारी टेक्निक है, ये हम एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेशेंट के स्कैन्स करते हैं, उसके बेस पे जो उनके लिए कट्स हैं वो डिफाइन करते हैं, उन कट्स को हम वहाँ पर लेते हैं और ये सर्जरी के सारे चरण 15 से 20 मिनट में बहुत ही छोटे चीरे में, जो कि करीबन 4 इंच के आसपास होता है, यानी 9 से 10 सेंटीमीटर के आसपास, उससे किए जाते हैं। और सर्जरी का समय जितना कम, उतना ब्लड लॉस कम, उतना एयर एक्सपोजर कम और उतना एनेस्थीसिया के ड्रग की जरूरत कम। तो आपके ये सारे कॉम्प्लिकेशन मिनिमाइज होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी जो हम कट लेते हैं उसके ऊपर किसी भी तरह के कोई टाँके नहीं लेते हैं। टाँके ना लेने की वजह से जो पहले तकलीफ आती थी कि आपको पैर मोड़ने में तकलीफ आती थी, अब आप सर्जरी के दूसरे दिन ही पैर मोड़ करके इस तरह से बैठ सकते हो, जैसे आप बैठे हो, जैसे मैं बैठा हूं, और टाँके निकालने की जरूरत ही नहीं। तो आपको वो दर्द से भी आज़ादी मिलती है। इन सब से फायदा क्या हुआ कि जो रिकवरी पहले लोगों को 1.5 से 2 महीने में आती थी, लोग वॉकर लेके घूमते थे, लंबा समय लगता था, दर्द होता था, अभी वो लगभग नेग्लिजिबल हो गया।
अभी हम जब इस टेक्निक से बायोलाइन 3R से, जिसका मतलब है बायोलाइन यानी कि बायोलॉजिकल अलाइनमेंट, राइट आर इज राइट अलाइनमेंट, सेकेंड आर इज रैपिड रिकवरी और थर्ड आर इज रीसर्फेसिंग। इट इज नॉट ए रिप्लेसमेंट, इट्स अ रीसर्फेसिंग। इसमें हम आपका ज्वाइंट निकाल नहीं रहे, हम उसकी रीसर्फेसिंग कर रहे हैं केवल, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी रिकवरी फास्ट हो रही है, कॉस्मेसिस इंप्रूव हो रही है। तो जो रिकवरी पहले 2 महीने में आती थी वो अब आपको 2 हफ्तों में मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए एक एवरेज मान लें कि 100 पेशेंट हैं, वो आप अपना घुटना दिखाने आए, उसमें से कितने में रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है? हार्डली 10% लोग होते हैं, लेकिन लोगों का सोचना ऐसा है कि हमारे पास जो भी आते हैं हम सबको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। डॉक्टर साहब, बुरा ना मानिएगा, एक थोड़ा सा छवि भी होगी कि डॉक्टर के पास चले जाएंगे और उनको बता देंगे तो वो हमारा घुटना निकाल के दूसरा घुटना डाल देंगे, और ये चर्चा भी होती है। अमूमन घर घर की बात कर रहे हैं, आप लोग तो एक्सपर्ट होंगे। सिरा साहब, इसका कारण बता देता हूँ। हमें जब पहली बार तकलीफ होती है तो हम पहले अपने छोटे भाई बड़े भाई से पूछते हैं, फिर हम अपने परिवार में जो दादी होगी उससे पूछते हैं, फिर अपने पड़ोसी से पूछते हैं। जब ये सारे स्टेजेस पार हो जाती हैं तब साल 2 साल बाद जब आपके पैर टेढ़े हो गए, आपकी हालत ऐसे हुई कि आप अभी चल नहीं पर, तब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो। मैंने इसलिए आपको पहला यही चीज बोली कि आपको उस समय नहीं आना है जब तकलीफ है, आपको उस समय आना है जब आप फिटनेस पे हो, तब हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा ये जो चैनल है पूरी दुनिया में देखा जाता है, यूरोप अमेरिका में देखा जा सकता है, भारत में बहुत लोग देखते हैं। आप तो अहमदाबाद में रहते हैं, अगर कोई हमारा व्यूअर बाहर का है, लखनऊ का है, दिल्ली का है या मुंबई का है, वो आप तक पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंच सकता है? अहमदाबाद में मैं सर्जरीज करता हूं और अभी यही सर्जरीज मैंने लखनऊ में भी स्टार्ट करी हैं, सत्यार्थ हॉस्पिटल में, जहां पर मॉड्यूलर ओटी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां महीने में एक बार हम सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास लगभग सभी जगह से, दुनिया के हर कोने से पेशेंट आते हैं। बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, नैरोबी, अफ्रीका, लगभग सभी जगह से, मिडिल ईस्ट। तो अगर ऐसे कोई भी लोग जिनको किसी भी बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट है drjointpain.com, उस पे जा सकते हैं, या गूगल पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे हमारे नंबर्स, फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे कि अगर किसी को इंक्वायरीज हैं तो वो उन फ़ोन नंबर्स पे बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से इतनी रोचक बातचीत हुई, लेकिन समय का संकट रहता है और हमारे जो दर्शक हैं उनके पास भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा, जो मुझको समझ में आया कि जब भी शरीर के किसी भी अंग में कोई समस्या पैदा हो रही है, केवल घुटने की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी, तो वो अगल बगल पड़ोसी से सलाह मत लीजिए, सबसे पहले तो किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए। और इलाज से बेहतर है कि आप कुछ ऐसा करें कि आपके पास बीमारी ना पहुंचे, लेकिन बीमारी अपने बस में नहीं होती है, तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज कराएं। डॉक्टर साहब से आज डॉक्टर प्रियंक आपका धन्यवाद, आज इतनी बात करते हैं और फिर आपकी जो एक्सपर्टाइज हैं और हमारे जो व्यूवर हैं उससे कनेक्ट करते रहेंगे। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोग का भी शुक्रिया कि आप लोग ने इस बातचीत को सुना और अपनी जो भी जिज्ञासाएं हैं वो प्लीज़ कमेंट करें, और जो भी आपके कमेंट्स होंगे और जिसमें लगेगा कि उसका जवाब डॉक्टर साहब से लेना चाहिए, तो अगले सेशन में हम ये भी चर्चा करेंगे। तो तब तक हमको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।